करतूत लिया है? क्रियाक्रम वगैरह का? आज शाम तक लाश का कब्जा मिल जाएगा, उसके बाद आप तो रात खाने वाले थे। जी, मगर अचानक तूफान व बारिश की वजह से रुकना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले ही रीटा के कत्ल के बारे में मालूम पड़ा। शहर में काफी इसकी चर्चा है। मैंने जब सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। आखिर समझी जो ठहरा। आप कहेंगे समझी, वो रिश्ता तो आप पहले ही तोड़ चुके हैं। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। कमाल है, आप इस तरह बेइज्जती कर रहे हैं। आप इसी के लायक हैं। रीटा सच कहती थी कि आप एक लालची आदमी हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब साफ है कि रीटा ने आत्महत्या की है और आप उसे कत्ल का रूप दे रहे हैं अपनी चमड़ी बचाने के लिए। रीटा आत्महत्या क्यों करेगी? कल उसका रवैया जो था उससे साफ जाहिर था कि रीटा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। आपने उसे मनवाने की जबरदस्ती की होगी, इसीलिए उसने आत्महत्या की होगी। ओ सेठ जी, मैं मेरे बेटे के व्यवहार के लिए रहने दीजिए सेठ जी, मगर आज के इस अपमान को मैं याद रखूंगा। यह अपमान आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बेटे, ये तुमने क्या किया? एक वकील होकर इतना भी नहीं समझते कि पुलिस अगर सेठ राम अवतार तक पहुंचेगी और उसे राम अवतार ने आत्महत्या वाली बात बता दी तो पुलिस सीधा हम पर शक कर सकती है। मैं सब समझता हूँ पिताजी, मैं सब समझता हूँ, मगर बाथरूम में रोमा की लाश पड़ी है। अगर मैं सेठ जी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता तो वो रीटा के क्रियाक्रम तक यहीं बैठ जाए और हमारे लिए और भी मुसीबतें पैदा हो सकती। सबसे पहले हमें रोमा की लाश को ठिकाने लगाना है। मेरा ख्याल है कि लाश को बाथरूम से घसीटकर किचन में ले जाकर उस पर केरोसिन छिड़ककर उसे जलाकर राख कर देंगे। बाद में पुलिस को फोन करके ये कह देंगे कि किचन में रसोई करते वक्त ये सब कुछ हुआ। ठीक है भैया, अगर पुलिस पूछेगी उस वक्त हम सब लोग कहाँ थे तो हम क्या जवाब देंगे? और ऐसे किस्से समाज में आम हो गए हैं और पुलिस सीधा हम पर शक कर सकती है। बेटे देखिए, सबसे पहले तो ये कि रोमा का कोई सगा संबंधी शहर में है नहीं तो जाकर पुलिस में ऐसी कंप्लेंट करें। एक काम करते हैं, लाश को जलाकर हम लोग कोठी से कहीं बाहर चले जाते हैं। फिर जब पुलिस पूछेगी तो कह देंगे कि रीटा के क्रियाक्रम का बंदोबस्त करने गए थे, दोस्तों और रिश्तेदारों को खबर करने गए। ठीक है। मगर बेटा, मैं भी तो हूँ यहाँ, मैं क्या करूँ? मेरे बारे में हाँ, ये भी एक बात है। पिताजी, आप एक काम कीजिए, माँ को टैक्सी में ले जाकर किसी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। फिर जब पुलिस पूछेगी तो कह देंगे कि बेटी के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं करने की वजह से माँ बेहोश हो और इसीलिए आप उसे अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए ले गए। ठीक है। आप लोग लाश को घसीट कर किचन में ले आइए, तब तक मैं किचन की खिड़कियाँ वगैरह खोलता हूँ। क्यों? क्योंकि लाश के जलने के बाद जो धुआं और बदबू उठेगी वो उस खिड़की में से बाहर निकल सकेगी, ताकि हमारी गैराजी में वहाँ राहदारी और पड़ोस वाले जमा हो सके। इस तरह एक एलिबी भी क्रिएट हो जाएगी और हम पर किसी को शक भी नहीं जाएगा। माँ, योगेश आप जल्दी कीजिए।
वे ही बता सकते हैं कि बाथरूम में कोई तहखाना है या नहीं, और अगर है तो इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस रात से हमें पर्दा हटाना ही होगा, वरना हम सब फंस जाएंगे। लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। योगेश, तुम जाकर बाहर देखो। शंकर, तुमने क्या सुना? मालिक, सब कुछ सुना। सब कुछ क्या? और देखा भी। क्या देखा? ये कि बहू रानी का खून, गोली चलने की आवाज और फिर लाश का गायब होना। देखो शंकर, तुमने हमारा नमक खाया। तुम्हारी बीवी गांव में टीबी की मरीज है। उसका इलाज कराने के लिए तुम्हें रुपयों की ज़रूरत है ना? हाँ, और तुम्हारी 2 जवान बेटियां भी है, उनकी तुम्हें शादी करवानी है। उसके लिए भी तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ चाहिए। वो पैसे तुम्हें हम देंगे और तुम अपनी ज़बान बंद रखोगे। तुम यही कहोगे कि तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं सुना, समझे? जी मालिक, मैं समझ गया। क्या? कि मैं अपनी जबान बंद रखूं और पुलिस से कुछ भी नहीं कहूं। हाँ, और अगर पुलिस पूछे तो उस वक्त तुम कहना कि मैं शहर गया हुआ था और जब वापस आया तो बहू रानी घर पर नहीं थी, समझे? हाँ मालिक, मैं सब कुछ समझ गया। शंकर, क्या तुम जानते हो कि बाथरूम में कोई तहखाना है? तहखाना? बाथरूम में? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। समझ में नहीं आता कि बाथरूम से लाश गायब कैसे हो गई। छोटे मालिक, मुझे तो लगता है कि बहू रानी प्रेत बन गई। मत, मैं भूत प्रेत नहीं मानता। नहीं मालिक, ये हकीकत है। हमारे गांव में भी यही हुआ था। उसका मैं साक्षी हूँ। वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था? हमारे गांव में मेरे पड़ोस में एक परिवार वालों ने अपनी बहू को जलाकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन के अंदर गाड़ दिया। लाश को जमीन के अंदर गाड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। सुबह जब पुलिस आई तो उस जगह पर उन्होंने खुदाई करवाई, लेकिन लाश गायब थी। प्रेत बन गई थी। आने जाने वाले राहदारियों को रात के वक्त दिखाई देती। कई साल तक उस जगह उसका वास रहा और उसी प्रेत आत्मा ने एक एक करके सारे परिवार वालों को मार डाला। तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली। वो लाश तो किसी ने गायब की होगी, बाकी भूत प्रेत कुछ नहीं है। ये बकवास है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है मालिक, हकीकत है। आप देखना बहू रानी भी एक दिन जरूर आएगी। बहू रानी की आत्मा इस कोठी में भटक रही है। वो एक एक करके आप सबको मार डालेगी। लाश का गायब होना अच्छा शगुन नहीं है। तुम अपना बकवास बंद करो। पिताजी, मैं और योगेश जाकर कोठी का कोना कोना छान मारते हैं और बाहर देख लेते हैं। शायद हमें कोई तहखाने का सुराग मिल जाए। नहीं मैं तो कोठी की हर कोने की सफाई करता हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इस कोठी में कोई तहखाना नहीं। ओहो, इस वक्त तुम अपनी जबान बंद रखो। आओ मेरे साथ बाथरूम में। बाथरूम में? मैं नहीं चलता। डर लगता है? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। आओ बेटा।
ओहो, बताओ तो सही, तुम चीखी क्यों? रानी का प्रेत कहाँ? वहाँ सीढ़ी पर। वहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, वो अभी थी। ओहो, तुम्हें वहम हो गया है। नहीं नहीं मालिक, अब तो अच्छी बात करेंगे ना। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। मालकिन बहुत डर गई है, अपने कमरे में गई है। तुम बैठो, मैं जाकर माँ की तबीयत देखता हूँ। शंकर, हाँ क्या वहाँ से बात देखा? नहीं, आज मैं बहुरानी के प्रेत को देखा। वहाँ सामने सीढ़ी पर। मैंने कहा, बहुरानी प्रेत नहीं, बहुत बुरा। क्या हुआ? वही, वो आप सब लोगों को बदलानी पड़ेगी, जरूर बदला लेगी। कैसा बदला? बहुरानी आत्मा कोठी में पटक है। कोई भी वक्त, कोई भी रूप धारण कर आती है। कैसा रूप? किसा रूप? कोई आदमी का, पक्षी का, बड़े मालिक का, में भी यही हुआ। अपनी सास के शरीर के अंदर प्रवेश कर, फिर क्या? माँ ने अपने बेटे को नहीं पहचाना और उसका गला कर उसे मार डाला। यूं हेलो, एडवोकेट अलिया। यस यस, ओके सर। किसका? इंस्पेक्टर सक्सेना का लाश कब्जा लेने के लिए कह रहे हैं। 13 दिन तक तो लोगों का आना जाना रहेगा और हर आदमी यही पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? फिलहाल तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, मगर जिस तरीके से लाश गायब हुई है वो इस बात का सबूत है कि हमारे साथ कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। 1-2 दिन देते हैं तो पुलिस में एक कंप्लेंट लिखवा देंगे कि रोमा की तबीयत खराब थी, वो डॉक्टर के पास गई थी और बाद में वापस कर नहीं आई। पिताजी, मैं मुझे करें रीटा के क्रियाक्रम का बंदोबस्त करते हैं, लाश का कब्जा ले लीजिए। कौन हो सकता है जो रोमा के बारे में पूछ रहा है? देखो, पहले ये बताओ रोमा के साथ तुम्हारा क्या संबंध था? देखिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ और आपकी पति रोमा से मेरा क्या संबंध था, वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आप जरा ये वीडियो कैसे तो देखिए। जी हाँ, आप पहले इसे चलाइए, देखने के बाद साफ मालूम हो जाएगा। ठीक है भाई।
इंसान तो आपका ही होने वाला है। वैसे कौन है, क्या है और आपकी पत्नी रोमा से मेरा क्या संबंध था, वो तो हम आपको बताएंगे ही। तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है? मकसद क्या था? तो सौदा। मैं आपसे यहाँ सौदा करने आया। कैसा सौदा? जबान बंद रखने का और ये वीडियो कैसे पुलिस तक ना पहुंचाने। तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? आप वकील हैं इसलिए ऐसा सोचते हैं। अगर मैं ये सौदा करने से इनकार कर दूं तो? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कानून को जानते हैं और वैसे इस मामले की सीरियसनेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अगर मैं ये वीडियो कैसे पुलिस तक पहुंचा दूं तो आप सभी फांसी के तख्ते पे होंगे। वैसे जान तो सबको प्यारी होती है। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी तो कमजोर लोग दिया करते हैं एडवोकेट आदेश, और मैं कमजोर नहीं हूं। और जब तक ये वीडियो कैसेट मेरी पास है तब तक आप कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। कमीने, मैं तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां रोमा को पहुंचाया है। टैक्स में मत आओ एडवोकेट आदेश। दिमाग से सोचो और समझदारी से काम लो। इस वक्त तुम सब लोगों की जान मेरी मुट्ठी में है, मेरी जान नहीं। और मुझे यह भी मालूम है कि वो रोमा वाली रिवॉल्वर भी आपके पास है। और इस वक्त आप 4 हैं, नहीं 5 है। आपका जो लॉकर सुनकर बाहर खड़ा है और मैं बिल्कुल अकेला हूं। देखो मेरी जेब भी खाली है, इसके बावजूद भी मैं आप किसी से नहीं डरता। और आप सबको पसीने फूट रहे हैं, मालूम है क्यों? क्यों? इसलिए कि वो जो साली कैसेट है ना, वो एटम बम से भी काफी खतरनाक हथियार है। मैं तुम्हें पुलिस तक पहुंचने दूं तब ना? बिल्कुल ऐसा बोलो। हमारी बात कोई सुन रहा है? सुन रहा है? सुन नहीं रहा है, बल्कि रिकॉर्ड भी कर रहा है। कॉल कर रहा है? हाँ, देखो मैं सबूत पेश कर रहा हूं। ये FM सिस्टम वाला माइक्रोफोन है, बहुत पावरफुल है। पास के किसी एक मकान में मेरा असिस्टेंट इसे सुन रहा है और हमारी सब बात रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, आप यहीं रहिए। अगर ये बंद हो जाएगा तो मेरा आवाज सीधा पुलिस के पास चला जाएगा। और वैसे भी अगर ये आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, मगर ये सौदा हो जाने के बाद मुझे जरूरत हुई तो मैं दूसरा खरीद लूंगा। मतलब की बात करो, क्या चाहते हो तुम? तो आप सब लोग मेरी ध्यान से बात सुनिए। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। That's good, Advocate Rajesh. That's good. सुनिए, मैं आपसे यहाँ एक नहीं बल्कि 2 सौदे करने आया हूँ जो आपको मंजूर करने पड़ेंगे। 2 सौदे? जी हाँ, मेरा पहला सौदा है जबान बंद रखने का और उसकी कीमत है 5 लाख। 5 लाख? बीच में मत बोलो और ध्यान से मेरी बात सुनो। और मेरा दूसरा सौदा है ये वीडियो कैसेट पुलिस तक न पहुंचाना और उसकी कीमत है वो आपकी शॉप फैक्ट्री जो आपको मेरे नाम करनी होगी। ये रहे इसके सेल एग्रीमेंट, आप इसे पढ़ लीजिए और साइन करके मुझे वापस कीजिए। और कल सुबह 11 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होंगे।
जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? बात को जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये सौदा आप सब लोग की जान से ज्यादा तो महंगा नहीं है। दे दो बेटे, ये जो कुछ भी मांगता है उसे सब कुछ दे दो। देखा, अरे आपसे तो आपके पिताजी काफी समझदार है। मगर इसकी क्या गारंटी है कि इस कैसेट की दूसरी कॉपी तुम्हारे पास नहीं है? देखो भाई, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और वैसे भी 2 नंबर के धंधे में कभी बेईमानी तो चलती ही नहीं है। क्यों सेठ दीनदयाल में ठीक कहता हूँ ना। और हाँ, दूसरी जो कैसेट है मेरे सिर के पास, वो भी मैं आपको दे दूंगा। फैक्ट्री तो कल तुम्हारे नाम हो जाएगी, मगर 5 लाख रुपए नहीं दे सकते। तो ठीक है, अपना दूसरा वाला सौदा तय रहा और पहले वाले के बारे में आप सोच लीजिए। मगर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त हम कैसे कर सकते हैं? तो बैग दो रामनगर वाली जमीन, उससे आपको 6 लाख तो मिल ही जाएंगे। उन 6 लाख में से 5 लाख आप मुझे दे दीजिए, बचा 1 लाख तो आप रख लीजिए। वैसे आपको काम आने वाला है, आपकी बेटी की शादी करेंगे, उसमें दहेज देंगे, सो रख लीजिए। तुम इतनी सारी बातें कैसे जानते हो? एडवोकेट राजेश, मैं आप सब लोगों की जन्म कुंडली तक जानता हूँ। मतलब ये कि रोमा की बड़ी बहन सीमा का खून भी आपने ही किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? हाँ, सबूत वो ऑडियो कैसेट है जिसमें आपने और रोमा ने जो जो बात की है वो सब बात मैंने रिकॉर्ड की है और उसमें आपने कंफेस भी किया है कि वो कैसेट तो बैंक के रोमा ने आपसे झूठ बोला। दरअसल रोमा अपने पिताजी और बड़ी बहन की मौत का सौदा बदला लेने के लिए मेरी मदद दे रही है। और हाँ, वो बैंक वाला लेटर मैंने ही क्रिएट करके रोमा को दिया था। तो वो कैसेट भी आप मैं दे दे? हाँ, बिल्कुल आपको दे दूंगा। मगर क्या है कि ये सौदा थोड़ा हो जाने के बाद क्या है कि एक साथ में 3 सौदे करूंगा तो आप सबका हार्ट फेल हो जाएगा और वैसे नुकसान तो मेरा ही होगा। इतना सब कुछ दे देने के बावजूद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तीसरे सौदे की बात करते हो। पेट तो मेरा तब भरेगा सेठ दीनदयाल कि ये कोठी में अपने नाम कर लूंगा। आप रोएंगे, तड़पेंगे, छटपटाएंगे। जिस तरह मैं आज तक रोमा की जुदाई में तड़प रहा हूं। आप सोच रहे थे ना एडवोकेट, रोमा से मेरा क्या संबंध था तो सुनिए। शादी से पहले वो मुझे बेपनाह मोहब्बत कर रही थी, मगर उसने आपसे बदला लेने के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। उसे क्या मालूम था? है, छोड़ो इन सब बातों को और अब मैं चलता हूं और कल सुबह 11 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। और हाँ, वो 6 लाख के लिए कल दोपहर के बाद आप रामनगर चले जाइए। वहाँ मिस्टर शेख ना आपको ठीक 4 बजे होटल गुलमर्ग में मिलेंगे। वहाँ जाके आप ये जमीन के दस्तावेज दे देना और उनसे 6 लाख ले लेना। और उन 6 लाख में से जो 5 लाख मुझे देने हैं वो कहाँ, किस वक्त और किस रूप में देने होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर हाँ, कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना पिताजी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? उस रास्ते के पीछे। संभल के जाना बेटे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तुम चिंता मत करो, सब्र से काम करो। योगेश, तुम अपनी माँ को कमरे में ले जाओ। पहले आपकी बेटी रीटा का कत्ल और अब आपकी बहू रोमा का गायब हो जाना कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है मामला कुछ और है और आप पुलिस से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपके समझी से रामोता से मिला था। उनकी स्टेटमेंट है रीटा का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसने खुदकुशी की होगी।
सेठ राम अवतार झूठ बोल रहा है। हकीकत में वो दहेज की रकम ज्यादा मांग रहा था जो हम देना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने ये बात कही हो सकता है इन्हीं सब बातों को देखकर रीटा ने खुदकुशी की हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी पढ़ी लिखी और लीडर लड़की थी, वो ऐसा कदम हरगिज नहीं उठा सकती। तो फिर रोमा कहाँ गायब होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने रीटा का कत्ल किया हो और अब गायब हो गई हो? नहीं, मेरी बहू ऐसी नहीं थी। वो रीटा को बेहद प्यार करती थी, उन दोनों की आपस में बहुत पड़ती थी। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि रोमा डॉक्टर के पास गई और फिर वहाँ से कहाँ गायब हो गई। आपने डॉक्टर भट्टाचार्य से इंक्वायरी की थी? हाँ, मैंने फोन करके पूछा था। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं डॉक्टर भट्टाचार्य से मिला था। उनकी स्टेटमेंट है कि आपने अपनी बहू रोमा के बारे में उनसे कोई पूछताछ नहीं की और ना ही कोई फोन किया है। मैंने फोन किया था, लेकिन फोन किसी और आदमी ने उठाया था। किसने उठाया था? मैंने नाम नहीं पूछा। सेठ दीनदयाल जी, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कानून की मदद करना आपका काम है। आप जब कानून की मदद करेंगे तभी हम कातिल तक जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे। बाय द वे, मिस्टर राजेश कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। बस लो, वो आ गया। मिस्टर राजेश, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरा सब खैरियत तो है ना? रोमा का कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। आप मुझे रोमा के रिश्तेदारों और दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। मैं रोमा के किसी भी रिश्तेदार को नहीं जानता हूँ, और वैसे भी हमारी शादी को 2 ही साल हुए। इन 2 सालों के अंदर अंदर ना तो वो किससे मिलती जुलती थी और न यहाँ किसी का आना जाना था। तो फिर रोमा कहाँ जा सकती है? वो मैं जानता तो मैं खुद तलाश नहीं करता उसकी। इसका मतलब आपने उससे तलाश करने की कोई कोशिश नहीं की? देखिए इंस्पेक्टर सक्सेना, मिस्टर राजेश, आप खुद एक वकील हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि किसी का यूं अचानक गायब हो जाना बेवजह नहीं हो सकता। पहले आपकी बहन रीटा का कत्ल और अब रोमा का गायब हो जाना बेवजह हो ही नहीं सकता। देखिए ये सब अचानक ऐसे हो गया कि मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। नॉर्मली एक जवान औरत का यूं अचानक गायब हो जाना ये दर्शाता है कि या तो उसे किडनैप कर लिया गया है या फिर उसका कत्ल करके लाश कहीं गायब कर दी गई है। इससे ज़्यादा अगर सोचें तो हो सकता है शादी से पहले या शादी के बाद उसके किसी से अनैतिक संबंध रहे हों और वो उसके साथ भाग गई हो। ऐसा कुछ नहीं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है आप सब घर वाले पुलिस से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सक्सेना, मैं एक एडवोकेट हूँ और कानून की मदद करना मेरा फर्ज है। खैर, आपसे श्यामलाल को जानते हैं? नाम काफी सुना है मगर मुलाकात नहीं हुई कभी उससे। रोमा शादी से पहले से श्यामलाल की पर्सनल सेक्रेटरी थी। उनकी स्टेटमेंट है कि वो यहाँ ससुराल में खुश नहीं थी। ये झूठ है इंस्पेक्टर सक्सेना, ये झूठ है। हम लोग खाते पीते लोग हैं, हमारे पास कार, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है। किसी भी चीज की यहाँ कमी नहीं है। फिर क्या तकलीफ हो सकती है रोमा को इस घर में? फिर भी मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मिस्टर राजेश। आप बेकार में शक कर रहे हैं। शक की वजह है मिस्टर राजेश, वजह है। वजह? हाँ, वजह है वो डॉक्टर धर्मा जो रीटा के कत्ल के बाद आप लोगों के पीछे रामनगर पहुंचा। तो क्या कातिल पकड़ा गया? नहीं, मगर आपकी कार रामनगर में होटल गुलमर्ग के पास लावारिस बरामद हुई है। तो क्या हमारी कार मिल गई? विषय बदलने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर राजेश। आपसे जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। बताइए कि वो डॉक्टर धर्मा आप लोगों के पीछे रामनगर कैसे पहुंचा? इत्तेफाक हो सकता है। तो क्या ये भी इत्तेफाक था कि होटल गुलमर्ग में उसने आप लोगों के बारे में पूछा मगर आप तब तक होटल छोड़ चुके थे और वो आपकी कार वहीं छोड़कर फरार हो गए? ये हम कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर धर्मा हमारे पीछे रामनगर क्यों आया और होटल गुलमर्ग में हमारे बारे में पूछताछ क्यों की? ये सब इत्तेफाक हो सकता है। क्या क्या इत्तेफाक है? आप सब लोगों का रोमा को घर में अकेले छोड़कर रामनगर चले जाना है कि इत्तेफाक था? अपनी कार होते हुए कार से न जाकर ट्रेन से रामनगर जाना है कि इत्तेफाक था? रीटा के कत्ल के बाद कातिल का आपकी कार से फरार होना और रामनगर पहुंचना है कि इत्तेफाक था? रामनगर के होटल गुलमर्ग में धर्मा आप लोगों के बारे में पूछना है कि इत्तेफाक था? या 2 दिनों बाद रोमा का यूं अचानक गायब हो जाना है कि
तरीके से घटा हुआ जरूर मालूम होता है और इस बात की ओर इशारा करता है कि आपका उस फरार मुलजिम शर्मा कोई ना कोई संबंध जरूर है और आप पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खामखा शक कर रहे हैं। शक करना हमारा काम है और शक की बिना पर इन कड़ियों को जोड़कर हम असली कातिल तक पहुंचते हैं और मैं इस मामले की तय तक पहुंच कर ही दम दूंगा। फिलहाल आप में से कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें रामनगर जाना होगा। रामनगर क्यों? जिस जमीन के सौदे किए बिना हम लोग वापस आए थे, उसके सिलसिले में हमें रामनगर जाना होगा। कौन बन जाएगा? मैं और राजेश 1-2 दिन में ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन में रिटर्न इंटीमेशन देकर जा सकते हैं। मिस्टर राजेश, फिलहाल तो मैं चल रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात पर गौर करेंगे। कानून की मदद करना आपका काम है और अपराधी की मदद करने पर आप खुद अपराधी हो जाएंगे। वैसे भी आप तो मेरे शक के दायरे में हैं। खुराट है, मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं उसे अपने इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर हो तो ठीक है, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ वो रंजीत का कुछ पता चला? वो डायमंड चौक में रहता है, इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ा। पिताजी, आप आइए मेरे साथ। कहाँ? आइए तो सही, रास्ते में मैं सब कुछ बताता हूँ। शंकर, तुम यही रहना और सबका ख्याल रखना। हमें आने में शायद देर हो जाए। अच्छा मालिक। मालकिन ऊपर बीमार पड़ी, बड़े मालिक और राजेश बाबू रामनगर गए हैं, तो पुलिस आप सबके पीछे पड़ी और वो ब्लैक मेलर आपको लूट रहा है। डर तो लगेगा ही। डर? कैसा डर? किसका डर? बहुरानी का। वो तो मर चुकी है। वो मरी नहीं है, उनकी आत्मा कोठरी में भटक रही है। कभी भी कोई भी रूप धारण करके आ सकते, आप सतर्क रहना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, तुम जाओ।
आपको वहम हुआ? नहीं, मैं ऊपर सो रही थी। मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। मैं उठकर नीचे आना चाहती थी, मगर मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप खुल गया। मैं उठकर नीचे आई तो देखा योगेश नहीं था। बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ उसकी लाश बाथटब में। मैं डर गई, दौड़कर बाहर आना चाहती थी, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। बाहर से बंद था? लेकिन मैं जब अंदर आया तब तो दरवाजा खुला था, वो बाहर से बंद नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद नहीं था, मगर मैं जब बाहर आना चाहती थी तब दरवाजा बंद था। अगर तुमने नहीं खोला तो किसने खोला होगा? किसने बंद किया होगा? बहू रानी। बहू रानी प्रेत बन गई। उनकी आत्मा इस कोठी में भटक रही है। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है, किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपके, बड़े मालिक के, छोटे मालिक के, मेरे। उन्होंने योगेश बाबू को मार डाला। और अब आपकी बारी है। आप सतर्क रहना। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, मुझे भी डर लगता है। मैं भी अकेली हूँ। ठहरो, पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, पुलिस को फोन मत करना। क्यों? पुलिस अगर आपसे पूछेगी कि योगेश बाबू की लाश कहाँ है तो आप क्या जवाब देंगे? बड़े मालिक और राजेश बाबू रामनगर गए। आप हड़बड़ाहट में कोई ऐसी वैसी बात कर डालेंगी तो आप सब लोग फंस जाएंगे। तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान। छुरी तेज कर। अगर कोई भूत प्रेत आया तो इस छुरी से मैं अपनी रक्षा करूंगा। कहते हैं लोहे की छुरी अगर पास में हो तो कोई भूत प्रेत हाथ नहीं लगाता। तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ। कहाँ? अपनी खोली में, और यहाँ मत आना। ठीक है, जाता। मगर हाँ, आप सतर्क रहना। बहू रानी प्रेत बन गई, वो कोई भी रूप धारण कर सकती है, कभी भी यहाँ आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, यहाँ से, वहां से, ऊपर से। पहले आपको उनके पांव के चलने की आवाज सुनाई देगी और उसके बाद उनके पायल की झंकार इस कमरे में गूंजेगी और फिर वो आपकी तरफ देखकर हंसेगी और धीरे धीरे करके आपके पास आएगी और आपको जलाकर मार डालेगी। तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ। ठीक है, जाता हूँ। मालकिन, दरवाजा अंदर से बंद कर देना।
इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, रात में अपनी खोली में था। सुबह जब यहाँ आया तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ। मैं खुद हैरान था, लेकिन जैसे ही अंदर आया तो देखा कि मालकिन की लाश यहाँ पर पड़ी थी। योगेश उस वक्त कहाँ था? रात में अपनी खोली में गया तब तो योगेश बाबू यहीं बैठे। मेरे चले जाने के बाद में योगेश बाबू कहाँ गए, मालकिन कब ऊपर से नीचे आई और उनका खून कैसे हो गया, मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानता। रात जब तुम अपनी खोली में गए उस वक्त क्या टाइम हुआ था? वो शायद रात के 10 बजे होंगे। घर में अक्सर कपड़े कौन प्रेस किया करता है, तुम या तुम्हारी मालकिन? वैसे तो मैं ही कर दिया करता हूँ, लेकिन कभी कभी मालकिन भी कर दिया करती है। मगर माँ बीमार थी तो प्रेस करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मिस्टर राजेश, मैं शंकर से पूछ रहा हूँ, आप उससे ही बोलने दें। सॉरी। हाँ तो शंकर, तुम क्या कह रहे हो? जी वो मैं कह रहा था कि मालकिन शायद ऊपर से नीचे आई हूँ प्रेस करने के लिए। उन्होंने प्रेस चालू की हो और प्रेस में कोई खराबी हो जाने की वजह से उसमें उनको करंट लग गया हो। मगर कपड़े तो यहाँ बरामद नहीं हुए, सिर्फ प्रेस ही बरामद हुई है। प्रेस पर किसकी उंगलियों के निशान हैं, ये तो फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि रात के 10 बजे अचानक कपड़े प्रेस करने की क्या जरूरत थी और ये योगेश अचानक कहाँ गायब हो गया। मिस्टर राजेश, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पहले आपकी बहन रीटा का कत्ल और रोमा का गायब होना, अब आपकी माँ आरती देवी की मौत और योगेश का गायब हो जाना। कहीं उन दोनों के बीच कोई संबंध, इन दोनों जवान थे और एडवोकेट राजेश, अपने आप में रहो। मुझे मेरी पत्नी और मेरे भाई के चरित्र पर जरा सा भी संदेह नहीं है। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगता है। 15-20 दिनों के अंतराल में 2 कत्ल और 2 गायब होने की घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि उन दोनों के बीच कोई न कोई संबंध जरूर है। मगर कत्ल के वक्त योगेश हमारे साथ रामनगर में था। कत्ल करवाया भी जा सकता है मिस्टर राजेश। हो सकता है तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ आरती देवी को रोमा और योगेश के संबंधों की जानकारी हो गई हो, इसीलिए उन दोनों को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया हो। मगर कम से कम एक बेटा तो अपनी माँ का तो नहीं कर सकता। मिस्टर राजेश, इश्क अंधा होता है तो जवानी दीवानी होती है, और इस तरह के अनैतिक संबंधों का परिणाम इसी तरह खतरनाक हुआ करता है। खैर, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने से ये तो पता चल ही जाएगा कि आरती देवी को बिजली का शॉक लगना महज एक हादसा था या फिर कत्ल। अच्छा चलता हूँ। मगर हाँ एडवोकेट राजेश, आरती देवी की लाश का मुआयना करते वक्त मैंने उनकी पीठ पर प्रेस से दागे जाने के निशान पाए थे। उससे तो यही लगता है कि उनका कत्ल ही हुआ है। चलता हूँ। समझ में नहीं आता कि बाथरूम से लाशें गायब कैसे होती हैं। तो पहले रोमा की लाश गायब और योगेश की लाश गायब। हो न हो बाथरूम में जरूर कोई तहखाना है जिसका राज हम लोग नहीं जानते। बेटा, मेरा तो सब कुछ पता है। पहले रीटा का, फिर तुम्हारी माँ का, वो रामनगर वाली जमीन भी गई और अब ये कोठी। बेटा, मैं तो लुट चुका हूँ, मेरा सब कुछ लुट चुका है और मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ के पास अब मेरी बारी है। वो न हो वो रंजीत का बच्चा जरूर इस राज को जानता होगा। पिताजी, मैंने उसका घर देखा है, 2-4 आदमी लेकर जाता हूँ और आज रात तक इस राज का पर्दाफाश। भैया, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, आप मेरी फिक्र ना करें।
मुझे अगर आने में देर हो जाए तो शंकर को अपने साथ रखिए। आज रात तक मैं इस राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। शंकर जी मालिक। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ।